हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस मेहता। मैं एजुकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम हैं उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए है क्या। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 18 October 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 as a specialized body for handling any environmental disputes and involve multidisciplinary issues. It was formed by replacing the National Environmental Applied Authority. तो एनजीटी जो है उसकी स्थापना अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के अधीन एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में हुई है, जो कि पर्यावरणीय जो डिस्प्यूट्स हैं, पर्यावरणीय जो मुद्दों तथा पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का काम करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में जानते हैं कि एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया है। दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों की श्रेणी में देखोगे तो पहला देश बन गया है जो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण, स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को विकसित करने वाला जो देश है वो विकासशील देशों की श्रेणी में पहला है, और टोटल देशों की संख्या के देखोगे तो तीसरा देश बन गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है। तीसरा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के अंतर्गत जो है किया जाना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, पहलू यह है कि एनजीटी के पास यदि पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा निपटारे के लिए आता है तो 6 महीने के अंतर्गत एनजीटी को उस मुद्दे का समाधान निकालना पड़ेगा। तो इसलिए एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही यह था, चूँकि लोक अदालतों में, राज्य की अदालतों में या फिर हमारे जो मुख्य न्यायालय है उन सभी मामलों में, उन सभी अदालतों में इस तरह के पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनका निपटारा करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था, कानूनी अड़चनें इसमें आ जाती थी। इसलिए ये महसूस हुआ कि भारत में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक ऐसी स्वतंत्र स्वायत्त एक निकाय की स्थापना की जाए जो इन मुद्दों का त्वरित समाधान निकाले। इस उद्देश्य के साथ 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। इसकी संरचना और इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वे 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो एनजीटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज एनजीटी का अध्यक्ष होता है, और इसका जो सिलेक्शन होता है एनजीटी के चेयरपर्सन का, वो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई के परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। ये मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ। यहाँ लिखा भी है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो अभी अगर वर्तमान में बात करें कि एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम है मिस्टर सतवेंद्र कुमार। ऑनरेबल मिस्टर सतवेंद्र कुमार इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी, मिस्टर सतवेंद्र कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो इसकी संरचना की यदि बात करें तो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति भी इसमें बनाई जाती है। माना कि अन्य जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति के लिए भी जो है जो चेयरपर्सन होगा और केंद्र सरकार की जो एक सदस्य समिति होगी वो अन्य सदस्यों की इसमें नियुक्ति करती है। इसके अधिकार क्षेत्रों की यदि बात करें, अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा था कि वो देश में पर्यावरण मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति से संपन्न है। माने यदि भारत में कहीं पर भी पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा या पर्यावरण कहीं पर नुकसान यदि हो रहा है और एनजीटी की नज़रों में यदि वो मुद्दा आता है तो एनजीटी उस संबंध में किसी भी राज्य में स्वतः संज्ञान ले सकती है। दूसरा जो अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो एक ये वैधानिक निकाय होने के नाते एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। मतलब माने कि एनजीटी एक क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। इसलिए जो एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है वह उसकी तरह सुनवाई कर सकता है।
तीसरा है एनजीटी जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, या इसको हम बात करें हिंदी में करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, इसको हम कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता। तो सिविल प्रक्रिया संहिता या नागरिक प्रक्रिया संहिता में जो उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। माने कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, जरूरी नहीं है कि एनजीटी उसका पालन करे, क्योंकि एनजीटी अब स्वयं क्या है, एक विधिक निकाय, एक वैधानिक निकाय है। अगला पॉइंट है किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक होता है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक या इसको हम प्रीकॉशनरी या पोलर पेज माने प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांतों लागू करे। माने कोई भी आदेश यदि एनजीटी ने देना है, कोई निर्णय एनजीटी को देना है, तो ये ध्यान में रखना होता है कि इसमें तीन चीज़ें उसमें अनिवार्य रूप से, तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसमें अनिवार्य रूप से शामिल हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई मुद्दा के बारे में वो आदेश दे सकती है, या प्रिकॉशनरी कोई आदेश दे सकती है, या कोई पोलर पेज भी ले सकती है। माने कहीं पर खनन का कार्य चल रहा है तो एनजीटी को लगता है कि खनन कार्य की अनुमति तो इसको मिल गई है नियमों के तहत, लेकिन इससे पर्यावरण नुकसान यदि हो सकता है भविष्य में, तो एनजीटी क्या करेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर उसे कुछ काम करवा लेगी या कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लेगी। माने इस क्षेत्र में यदि खनन हो रहा है तो आप एक बड़े से क्षेत्र में क्या करोगे, वृक्षारोपण करोगे, या आपको जगह जगह चकबंदी करनी होगी। प्रिकॉशनरी की होने वाले नुकसान या फिर अनुमानित जो नुकसान है उसके संबंध में पहले वो आदेश या कोई नियम जारी कर सकती है, यह अधिकार उसके पास रहता है। अगले आगे देखते हैं, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों में सुनवाई कर सकती है। देखिएगा एनजीटी एक पावरफुल संस्था है, निकाय है। देखिएगा 7 इसके कानून के तहत सुनवाई कैसे कर सकती है एनजीटी। तो इसमें पहला पॉइंट है जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत काम कर सकती है। जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 के तहत काम कर सकती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। तो ये 6-7 मुद्दे हैं जिसके तहत जो है एनजीटी सीधे प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई कर सकती है। यदि कोई मामला इन 6 या 7 मुद्दों के अंतर्गत कोई देखने को मिलता है तो सुनवाई कर सकती है। अब हम देखते हैं कि एनजीटी का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अवशिष्ट प्रबंधन के लिए सख्त आदेश पारित किए। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करके एक नई दिशा प्रदान करी है, जिसमें कि त्वरित समाधान निकलता है, त्वरित समाधान हमको इसमें मिल जाता है। अगला है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। भाई क्लियर है, पहले हमने कहा था कि 6 महीने के अंतर्गत आपको एनजीटी को कोई भी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट का समाधान निकालना होता है। तो इसलिए बहुत त्वरित काम इसमें होता है। मितव्ययी है, खर्चा कम आता है। जैसे आप अगर सिविल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यदि आप अगर याचिका करते हो इस संबंध में, तो उसमें क्योंकि इनके पास व्यस्तता काफ़ी है, इसलिए उसमें सुनवाई में समय लगता है, त्वरित समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन एनजीटी में ऐसा नहीं है, इसलिए कम खर्चा है और बहुत तेजी से काम होता है। अगला है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, चूंकि यह निकाय या अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्त के योग्य नहीं होता है और इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय सुना सकता है, क्योंकि एनजीटी का कोई भी सदस्य दोबारा नियुक्त नहीं होता है। अगर आप इसकी चेयरपर्सन की बात करोगे तो या तो 65 साल की उम्र तक उसमें चेयरपर्सन के पद पर रह सकता है, और दूसरा कंडीशन यह है कि उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो जो भी इसमें से पहले होगा वो माना जाएगा, या 65 वर्ष पहले हो गया या 3 साल पहले हो गया है, और दोबारा कोई भी सदस्य इसमें नियुक्त होता नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रतापूर्वक इसमें निर्णय देते हैं बिना किसी वैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक इंटरफियर के। तो हमने बहुत शॉर्टकट में भी पढ़ा कि एनजीटी की क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक में एक महत्वपूर्ण और कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।